हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। मेरी उम्र 25 साल की थी। मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसीलिए हमें कॉलेज से ही छुट्टियाँ मिल गई थी। रोज़ की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज भी कर रही थी। मेरी एक कहानी की आवाज़ सुनकर मेरा भाई आया। बंद कमरे में आया। कहने लगा कि हुआ क्या दीदी, तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? मैंने कहा, क्या मेरे भाई? मम्मी सारा काम मेरे सर पर ही डाल कर चली जाती है। इस कॉलेज की छुट्टियाँ क्या हुआ, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। ऊपर से मुझे ही सब काम करना पड़ता है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुन कर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। उसे पियोगी तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना। थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा और बेहतर भी शायद लगने लगेगा। कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध का गिलास लेकर आया और वापस मेरे पास आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों के इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारी आशीर्वादें देने लगी। उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड रख दिया और लेट गई। सौरभ कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे बहुत सुकून सा महसूस होने लगा। गहरी नींद भी आने लगी और मैं नींद में चली गई। पता नहीं चला कि घंटे कब मैं सोती रही। मेरी आंखें जैसे खुली मम्मी की आवाज़ पर मैं हड़बड़ा के आंखें खोली तो मेरा सिर पूरी तरह से बोझिल था। घड़ी का टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात है कि पापा ऑफिस से आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर से आ गए। आंखों के आगे अंधेरे छा गया। अगर दीवार पर हाथ न रखती तो यकीन मानो मैं गिर ही जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई और खाने के टेबल पे बैठकर सबका इंतज़ार कर रही थी। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझे देखकर सौरभ खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी सुजाता नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख ले। यही बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखो तो कितनी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई में ख़राब हो चुकी थी। मैं काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे क्योंकि सिर्फ पापा का जॉब से घर नहीं चल रहा था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे और कुछ काम नहीं थे। इसीलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा करते थे। मैं और सौरभ कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थी, इसीलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से सौरभ मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रहा था। जब मुझे छुट्टियां हुई थी तो मुझे बहुत ख्याल आने लगा था। अगर मैं घर के काम कर रही होती तो मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सिर दबा देता। मैं उसे मना करती मगर वो कहता कि नहीं, तुम थक जाओगी तो इतना काम करती हो, मेरा हक है कि तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती, मगर एक रात जो कुछ हुआ वो मेरे होश उड़ा दिए थे। मुझे सौरभ कभी ऐसा भी कर सकता है, मुझे नहीं पता था। मैं कमरे में सो रही थी। आधी रात का वक्त मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो, आहिस्ता से चलता मेरा बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी मगर मेरा जहन बेदार था। मैंने हड़बड़ाहट से आँख खोली। कमरा अंधेरा से डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई नहीं था, बस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता है। मैं नींद से भरी आंखें से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई।
मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे कमरे में आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही बिस्तर पर मैं पास बैठ रहा हो, ऐसा लगा कोई मेरा हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। लेकिन जब मैं पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे हड़बड़ाहट सी होने लगी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, दरवाज़ा खोल के देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। अब क्यों हो रहा है? मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकली। उसी वक्त सौरभ भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक तो जाग रही है? मैंने जवाब दिया, नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद है। पानी पीकर मैं दरवाज़ा कमरे में आई और पीछे पीछे वह भी आ गया था। उसने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके साथ ही सो जाता हूँ। मैंने उसे मना कर दिया। कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा। मैं आपको अकेला कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आप सो जाइए, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गए और उसके तकिए बाहर उठा के सोफ़ा में रख दिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठ के मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने बालों को सहलाया और मेरे चेहरे में उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे अब कुछ ऐसे सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड ख़राब सा लग रहा था। लेकिन जब मैंने अपने भाई की गौर किया तो वह हैरान रह गया। शुक्र था कि मैंने उस जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेहतरीन हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले यह कभी इस तरह से आराम नहीं सोई थी। आज वह बहुत खुश महसूस कर रहा था। जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि रोज़ ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप बहन जैसे मिल जाए वो क्या खुश नहीं हो सकता है। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो वह सौरभ तेल लेकर आया मेरे पास। कहने लगा, दीदी, आप अपनी बाल को ले आइए, मैं आपके सर पे मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थी। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मिसाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अपनी बातों कहाँ ही मानी। खुद मेरे बालों में मालिश करना शुरू कर दिया। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत ड्रेस में बालों को मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सिर को मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया। मैं बेड के तकिया पर लेट गई और मेरे बाल बेड के नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सराहने बैठ कर मेरे बालों को मसाज करने लगा। सौरभ मुझसे 4 साल छोटा था मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता था, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं इसकी लाड़ उड़ाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और मैं उसके हाथों में जादू था। मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि नींद में वाकई में खोने लगी थी। तेल की खुशबू ज़बरदस्त थी। मैंने उनसे पूछा, ये कौन सा तेल है? वह बोला, बहुत ख़ास तेल है, ख़ास आपके लिए है, आपको और हसीन बालों के लिए है। समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह से बात क्यों कर रहा था। वो मसाज कर रहा था और मुझे नींद में खोने लगी थी। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा वजन रख दिया हो। पूरे शरीर दर्द कर रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब आपने भाई को गौर किया तो पूरी तरह से भीगा हुआ था, जैसे किसी ने उसे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। यह सब हो रहा था। मुझे बहुत मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत देखकर गौर किया, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सोया ही नहीं बल्कि कई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से बात कर रहा है। घर में मेरे साथ और कोई है, फिर भी किसको साथ ये बातें हम शेयर करते।
मैं पिछले किचन में पानी पीने के लिए गई, मगर जब तक आवाज़ आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब वह व्यक्ति बैठकर निकल। उसके हाथों में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे के बाल पड़े। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, आप उठ गई। मैं चलते हुए आपके करीब आया। वह हड़बड़ा के पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने अब उसका हाथ पकड़कर उन पैसों के सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नज़रें झुका लिया, कहने लगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना। उसने ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए? मैंने सख्ती से पूछा। वह सहम गया, कहने लगा कि ये पैसे तो पापा का एक दोस्त ने कई साल पहले पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इतने ही में मोबाइल ले लूँगा, लेकिन उसके पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालातों तो देखो किस कदर ख़राब है। हमारे माँ पापा दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वाह, शर्मिंदा था। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी और जल्दी सोने चला गया। अगले ही दिन किचन के काम कर रही थी जब सौरभ अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। वह हैरान होता उतना काम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ सीधा आया था। उसी वक्त मैं दुपट्टा उतार के बर्तन धो रही थी जब वह हंसते हुए कहा। मैंने तुरंत दुपट्टा लिया और फिर सौरभ को समझाने लगी कि क्या तरीका है, तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं हो, फिर भी तुम अपने दोस्तों को घर पे ले आए। सौरभ कहने लगा, मेरा घर है, जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्या करूं? अच्छा खाना तैयार करो, मेरे बहुत ख़ास दोस्त है। वह मुझसे काफ़ी नाराज़ हो चुका था, मगर मैं क्या करती, खाना तो बनाना ज़रूरी था। मैं उसके दोस्त के लिए खाना बनाई और फिर खाना परोसने के लिए तुम खुद ही आओगी। मुझे सौरभ का यह रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात वह ऐसे कैसे बदल सकता है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी सौरभ से उम्र से बड़े थे, बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में गई और कमरे बंद करके सो गई। जैसे ही वे गए, मैं सौरभ से फट पड़ी। दोबारा अपने दोस्तों को, मुझे इस घर पर नज़र नहीं आना चाहिए, तुम्हारे दोस्तों को। मगर वह तो अगले पल गाल थाम कर कहने लगा कि इतना गुस्सा कहाँ से आता है, उन्होंने नहीं आएंगे ये दोबारा। मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ बताएगी नहीं? कैसा लड़का था वह, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। बाहर हाल मैंने हाँ करके सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे सौरभ की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वह अजीब तरह से मुझे देख रहा था। उस रोज़ भी जब मैं अपने कमरे में आराम करके सोई थी, तो अचानक मेरे पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने बौखलाकर आंखें खोली तो सौरभ मेरे पैर में अपनी गोद पे रख के मसाज कर रहा था। मैंने ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर पे एक ही हूँ जो इतनी फिक्र करता हूँ। मम्मी पापा को काम से फुर्सत नहीं। खैर, मैं थक चुकी हूँ। आंखें बंद के सोने लगी और मैं गहरी नींद में सोती चली गई। और बिस्तर पर चादर बिल्कुल बेहतरीन हो चुका था। बिस्तर, एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा हुआ था। यह सामान किसका है, मैं तो कुछ नहीं जान सकी। सर में इतना तेज़ दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे लग रहा था कि कुछ तो हुआ है। मुझे पास में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा है मुझे नहीं पता। मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस सौरभ की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे में मौजूद है और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो सारा दृश्य मेरे सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहाँ एक शर्ट और परफ्यूम
पड़ा हुआ था। मैं बच्ची तो नहीं थी, यह सब समझ ना पाती। घर में मेरे सौरभ के अलावा कोई नहीं था। फिर मैंने सोने के बाद ऐसा क्या होता है, मैंने पूरा शरीर पानी से नहला दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी, दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उस दिन भी सौरभ मेरे करीब आने का कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर मेरे कमरे से आ गई थी। दिमाग में अजीब विचारों होने लगा था। तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। मेरी हालत देखकर मेरी माँ परेशान होने लगी थी। उन्होंने कहा था कि अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास ले जाएंगे ताकि पता चल सके कि तुम्हें समस्या क्या है। उस रात मैं बार बार उठ के ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम में चले गए। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहाँ अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन कर सकता है? सौरभ मेरा भाई था, यकीन उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना सही नहीं था। दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो मेरा सगा भाई है, ऐसी बातें किसी से छिपी नहीं होती। मेरा सौतेला भाई है, वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मेरी माँ पहली शादी का औलाद हूँ मैं। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पे मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप से यह बात बताऊँ। सौरभ मेरा सौतेला भाई, जब मैं उसके पास बैठता तो कभी हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। एक दिन मैं अस्पताल गई तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने कहा, इस बच्ची का डीएनए टेस्ट करो। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी तो जब मैंने देखा तो सांसें थम गई। मैं समझ गई कि वैसा कुछ नहीं है, बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता है। मैंने अपने कमरे में मोबाइल का एक कैमरा फिट कर दिया। जब एक दिन माँ पापा घर पे नहीं थे तो सौरभ फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ना सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी का दवा मिला हुआ था। जैसे ही मुझे तेल लगाना शुरू किया मैं बेहोश हो जाती थी। 1 घंटे बाद होश आया। माँ पापा भी घर में लौट गए थे। जब मैं कमरे में रिकॉर्डिंग देखी तो पैरों तले ज़मीन खिसक गए। सौरभ मेरे कमरे में अपने उबास दोस्तों को लाता था, जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे सौरभ को पैसा देते थे और चले जाते थे। यह जानकर मैं टूट गई थी। मेरे कमरे में से बाहर जाकर सौरभ का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए थे और पापा के गुस्से में मेरे हाथ पकड़ लिए। होश में हो गया, पागल हो गई हो, क्या मार रही हो? इसे मैंने रोते हुए वीडियो दिखाकर, यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सौरभ को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। सौरभ को गुस्से से कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन नहीं समझा। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, लोग इसे लाखों रुपये देने के लिए तैयार थे। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, इसीलिए यह कदम उठाना पड़ा। अपनी बहन की जिसमें फिरोजी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोई जा रही थी। पापा ने तो इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, मगर जैसे जैसे खुद को उसने छुटवा कर घर से भाग गया और फिर पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज़ था, जिसका मैंने ऑपरेशन तो करवा दिया, मगर सौरभ ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ किया था वह मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूँगी। भाई वही होता है जो आपके सगे वाले दिन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान सहान बेटी को छोड़ना बहुत मुश्किल और बेवकूफ़ी है, क्योंकि शैतान परामर्श मर्द हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि वह किसी न किसी की बिगड़ी हवा का इज्जत को नीलाम कर सके। तुम्हें अपनी तमाम देखने की सुनने वालों की गुजारिश करूँगी कि हमेशा अपनी बेटियों को साथ पर्दे में रखें और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे नहीं छोड़ें। इस सारे मामले के चक्कर में माँ बाप की है, जो पैसे कमाने के चक्कर में बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए थे। और फिर अब मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेले इस घर में रहती थी, और जिस तरह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, इसीलिए हद से ज़्यादा एतबार करती थी अपने भाई से।
वो मेरा सगा भाई समझती थी, बट ऐसा नहीं था, वो मेरा सगा भाई नहीं था। उसी के कारण ये सब हुआ। आई होप ये दोस्तों आप लोगों को यह कहानी समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई स्टोरी पे, लेते हैं विदा।